नमस्कार दोस्तों, एबी प्लस टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमित बुडानिया। हम लोग एक विशेष कार्यक्रम को देख रहे हैं, मंथन। इस कार्यक्रम की मैं बात करूं तो ये सोमवार से शनिवार नियमित चलने वाला कार्यक्रम है और इसका आयोजन नियमित 4:30 बजे सायं किया जाता है। इस कार्यक्रम में हम लोग आईएएस, आरएएस और विभिन्न परीक्षाओं की रणनीति तैयार करते हैं, विषय अनुसार हम लोग तैयार करते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय ये है कि किसी भी तैयारी को जब हम लोग बिना रणनीति के करते हैं तो उसमें सफलता में चूक होने की संभावना रहती है। ऐसे में मंथन के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान ये भी सुनिश्चित कर सके कि स्मार्ट स्टडी कैसे की जा सकती है। हम लोग पहले आईएएस और आरएएस के सिलेबस को डिस्कस करने हैं। इस श्रृंखला में हम लोग विभिन्न विषयों को पहले चर्चा कर चुके हैं और हम लोग आज जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय पर। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर हमने 2 वीडियो बनाई थी। पहले एक वीडियो प्रसारित की जा चुकी है, वो प्रारंभिक परीक्षा के दिशा में थी। अब जिस वीडियो पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो मेंस के हिसाब से है। तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, ये किस तरीके का विषय है और इसका क्या महत्व है। जब हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि किसी भी रणनीति को सफल रणनीति तभी माना जा सकता है जब हम 3 आयाम पर चर्चा करें। पहला तो उस सब्जेक्ट का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा हम ये देखें कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, और सिलेबस में हमेशा 2 चीज़ें हम लोगों को देखनी होती हैं। एक तो हमें ये देखना होता है कि सिलेबस है क्या, और दूसरा उस सिलेबस को पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे तो एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है रणनीति, स्ट्रेटजी, कि इस सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो हम उस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि इस विषय को पढ़ने के लिए हमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि तैयारी तो लगभग 9 लाख लोग करते हैं परंतु सफल केवल 1000 लोग होते हैं। तो ऐसे में कैसे उस 1000 की भीड़ में खुद को शामिल करना है, कैसे उस 9 लाख की भीड़ से अपने आप को अलग करना है, इसके लिए एक स्वयं की रणनीति होनी चाहिए। और हर विषय की अलग से तैयार की गई रणनीति ही सफलता को सुनिश्चित कर पाएगी। तो आज इसी कड़ी में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध के महत्व की बात करते हैं। मैंने कहा था कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्री के लिए भी उपयोगी है और प्री के साथ मेंस के लिए भी उपयोगी है। जब हम लोग प्री की बात करते हैं तो मैंने कहा था 4 से लेकर 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चनों का टॉपिक क्या क्या रहेगा वो सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आप लोग इस ऐप के माध्यम से जितने भी इसकी रिकॉर्डेड क्लासेज कार्यक्रम की सूची में हैं, आप जिन्होंने एक क्लास से पहले वाली नहीं देख पाए थे वो देख सकते हैं उस सूची के माध्यम से। और आज हम लोग जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं वो मेंस के हिसाब से। तो जब हम लोग मेंस के हिसाब से बात करें तो ये आपके जीएस पेपर 2 का भाग है। इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो जीएस पेपर 2 का भाग है और इसमें ये लगभग 100 मार्क्स का वेटेज रखता है कि 100 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से आते हैं। इसके अलावा इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि यहाँ के अलावा इसका वेटेज कुछ मार्क्स में और है। जीएस पेपर 1 में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, खास कर जब हम विषय की बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की। और दूसरी सब्जेक्टों की बात करें तो जीएस पेपर 3 के अंदर भी इससे जुड़े कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज, कुछ हम लोग टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड्स की बात करेंगे तो वो भी यहीं से डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी का जो इंडिया का बैकग्राउंड है वो भी इस आईआर से ही प्रभावित है, क्योंकि हम लोगों ने प्रतिबंध का एक दौर बहुत बड़े समय तक झेला था। इन सब चीज़ों की जब मैं बात करता हूं तो ये सामान्य शब्दों में कह सकता हूं कि ये एक ऐसा विषय है जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं जोड़ दूं कि 250 नंबर के आसपास पहुंच जाती है। कि डायरेक्टली तो 100 नंबर के सवाल हैं जो जीएस पेपर 2 में आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये लगभग 250 नंबर तक पहुंच जाती है जब जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 तीनों पोर्शन को यदि हम लोग मिला देते हैं। तो अगर मैं मेंस के हिसाब से कहूं तो ये सब्जेक्ट अपने आप में कोर सब्जेक्ट है। मैंने पहले भी बताया था कि वह विषय जिसमें नंबर सबसे अधिक प्राप्त किए जा सकते हो उसको हम लोग कोर सब्जेक्ट कहते हैं। वह विषय जिसमें सबसे अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं वो कोर सब्जेक्ट है, जिसका वेटेज सबसे अधिक है। इसके अलावा इस सब्जेक्ट की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये है, खास बात मैं ये कह सकता हूं कि सब्जेक्ट की ये है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में
करंट अफेयर्स को पढ़ना हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग फिर उसके बाद जब करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कहानी है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें समझ में आने लगते हैं आसानी से। इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हो गया। उसके बाद अगर मैं इकोनॉमी के सेगमेंट की बात करूं तो वर्ल्ड सिनेरियो में इकोनॉमी हो गई। ठीक है, ये वो कुछ मेजर पोर्शंस हैं जिसको आईआर पढ़ने से ये अपने आप डेवलप हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि इतने महत्वपूर्ण विषय का सिलेबस क्या है, वो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो जब मैं आपको सिलेबस की बात करता हूं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सिलेबस 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, और आईएएस के हिसाब से इसको हम लोग 3 में कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग मोटा मोटी आरएस और आईएएस को कॉमन मानकर चलें तब देखो क्या है कि जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है 50% जहां से सवाल आते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंडिया और वर्ल्ड, भारत और विश्व। सिलेबस का पहला भाग है भारत और विश्व, इंडिया और वर्ल्ड। और जो सिलेबस का दूसरा भाग है उसको हम लोग कहते हैं कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति। कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति। मैं एक एक मुद्दे पे चर्चा करता हूं कि किस तरीके से ये 100 नंबर प्लस इनडायरेक्टली 150 नंबर जो 250 नंबर हैं वो इन 2 पोर्शनों के अंदर हम लोग किस तरीके से डिस्कस करेंगे। पूरा डेप्थ में हम इस सिलेबस की गहराई को समझते हैं। जब मैं इंडिया और वर्ल्ड की बात करूंगा तो हमें पढ़ना तो विश्व है, लेकिन उस विश्व में शामिल जिसको करना है वो किसको है, भारत को। तो जब इस सिलेबस को मैं और डेप्थ में लेकर जाता हूं इंडिया और वर्ल्ड को, तब कहा गया है कि इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे पढ़ना है भारतीय विदेश नीति, क्योंकि हमें भारत के संबंध पढ़ने हैं विश्व के साथ में। तो पहला भाग जो हमें पढ़ना है वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति। और जब हम लोग भारतीय विदेश नीति की बात करते हैं तो इसके भी कुछ आयाम हैं जो हमें चर्चा करने हैं। पहला तो हमें इसका जो चर्चा करना है वो है बैकग्राउंड, कि भारत की विदेश नीति किससे प्रेरित है। हम नीति का तात्पर्य होता है निर्णयों का समूह है, तो जो भारत सरकार निर्णय लेती है वो किस आधार पर लेती है। जैसे हम लोग बात करें कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं तो हमारी सोच अलग होगी, और यदि हिटलर होते तो हमारी सोच अलग होती। तो हमारे निर्णयों में भी फिर थोड़ा अंतर होता कि गांधी के हैं तो सरल स्वभाव के हैं, हिटलर के होते तो कठोर स्वभाव के होते। हमारे यहाँ अतिथि महत्वपूर्ण है, हो सकता है तालिबान या पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण ना हो। ऐसे में जरूरी है कि हम लोग इस विदेश नीति की पृष्ठभूमि को समझें कि भारत की विदेश नीति दुनिया को लेकर जो बनाई जाती है वो किन तत्वों पर, किन सिद्धांतों पर काम करती है। तो जब मैं बैकग्राउंड की बात करता हूं तो भारत की जो विदेश नीति है, एक तो सिद्धांत है पंडित नेहरू का दिया हुआ पंचशील। डेप्थ में तो जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन जो पंचशील है, 5 सिद्धांत दिए गए हैं। पंचशील का मतलब होता है इन 5 चीजों को अपने आचरण में अपनाने की आवश्यकता है। और नेहरू का मानना था कि यदि इन 5 चीजों को कोई भी राष्ट्र अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी नीतियों में अपना लेगा तो विश्व में हमेशा शांति रहेगी, किसी तरीके की विवाद की संभावना नहीं है। और दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। जब विश्व में शीत युद्ध का दौर चल रहा था, जब नाटो और सोवियत संघ के वार्सा पैक्ट नामक संगठन में विरोध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो उस दौरान भारत ने सभी तीसरे विश्व के लिए एक विकल्प उत्पन्न किया था जिसका नाम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत भारत ने विकसित किया, और हम लोग इसी 2 विदेश नीतियों के आधारभूत तत्व में कह सकता हूं कि इनको आधार रखकर हम हमारी विदेश नीति को बनाते हैं। और जब जब हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तब तब हमारे लिए चुनौती आती है। जैसा हमने नेपाल की राजनीति में अत्यधिक हस्तक्षेप किया, श्रीलंका की राजनीति में अत्यधिक हस्तक्षेप किया, हमें नकारात्मक परिणाम झेलने को मिले। इसलिए कहा गया कि इन सिद्धांतों का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी जब मैं बात करूं तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है भारतीय विदेश नीति के दौर, एरा ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कि भारतीय विदेश नीति के कौन कौन से दौर चले। तो विदेश नीति या तो क्या है कि भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण में प्रभावित हो सकती है, और या फिर विश्व की राजनीति प्रभावित हुई है तो उसके अनुसार परिवर्तित हो सकती है। तो जब मैं बात करूं भारतीय विदेश नीति के दौर की, तो हमने विश्व के हिसाब से अगर मानकर चलें तो एक दौर तो था 1947 से 1991 का,
1947 टू 1991। ऐसा इसलिए कहते हैं कि इस दौरान 1945 से 1990 तक विश्व दो ध्रुवी था, विश्व के दो राजा थे, एक अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। तो हमें दोनों के बीच में संतुलन बनाना पड़ता था। तो हमारी विदेश नीति किसी एक के हितों पर नहीं टिकी हुई थी, हमें हमारा हित देखना था, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के साथ संतुलन करने की क्या थी, आवश्यकता। दूसरी बात करूं तो विश्व 1990 के बाद में एक ध्रुवी हो गया। तो 1991 से लेकर 2008 तक की विदेश नीति, क्योंकि इस दौरान अमेरिका का राज चला, विश्व यूनिपोलर था, तो हमारी नीति भी अमेरिका के हितों के अनुसार ही चल पा सकती थी। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो इसको कह सकता हूं 2008 से 2014 तक, 2008 टू 2014। अब जब मैं इन तीनों की बात करता हूं तो ये जीएस पेपर 1 का भाग है, तीनों ही। ये जीएस पेपर 2 में नहीं आएंगी, ये जीएस पेपर 1 में आएंगी, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, आजादी के बाद का इतिहास जो है। क्लियर है। और जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट है, तो 2019 से नहीं मानी जाएगी, 2014 से लेकर जो अभी चल रही है अभी तक की, उसको हम लोग करंट कह देते हैं। तो 2014 से पुरानी जो घटनाएं हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का पार्ट होंगे, पढ़ेंगे आईआर में, लेकिन काम आपके जिस सब्जेक्ट में आएंगे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में है, यानी जीएस पेपर 1 में है। और अगर मैं इनकी और डेप्थ लेकर चलना चाहूं तो 1947 से 1991 तक विश्व दो ध्रुवी था, 91 से 2008 तक विश्व एक ध्रुवी था, और 2008 से 2014 तक विश्व बहुध्रुवी था। अब जब मैं बात करूं 47 से 91, तो इसमें भी दो दौर कहलाते हैं विदेश नीति के, एक तो नेहरू युग और दूसरा कहलाता है पोस्ट नेहरू एरा। एक तो नेहरू का काल, जिसको हम लोग विचारवादी सिद्धांतों पर आधारित ज्यादा कहते हैं, आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर थी, रियलिस्टिक अप्रोच पर नहीं थी। और जब पोस्ट नेहरू एरा की बात करता हूं 1963 के बाद में, खास कर इंदिरा गांधी का जो राजनीतिक कार्यकाल था, उस दौरान हमारी विदेश नीति व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा काम कर रही थी, रियलिस्टिक एस्पेक्ट पर ये तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो डेप्थ बढ़ती जाती है इस सिलेबस की। तीसरी जब बात करूं मैं भारतीय विदेश नीति में हमें जो पढ़ना है वो है करंट पॉलिसी। और जब मैं करंट पॉलिसी की बात करता हूं तो करंट पॉलिसी में हमें जिस चीज को जानना है उसको हम लोग कह देते हैं सामान्य शब्दों में मोदी पॉलिसी, जो मोदी की नीति है। और जब मोदी पॉलिसी की बात करेंगे तो मोदी पॉलिसी 1 होगी और मोदी पॉलिसी 2 होगी। मोदी 1 होगा और मोदी 2.0 जिसको हमने नाम दिया है। तो मोदी की दो नीतियां हैं, एक पहले कार्यकाल की और दूसरी वर्तमान के कार्यकाल की, पर दोनों ही जिसका भाग होते हैं वो जीएस पेपर 2 का ही, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ही इससे आपके सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको यही जानने की क्या है आवश्यकता। तो भारत और विश्व में एक तो भारत की विदेश नीति पढ़नी है, जिसका सिलेबस क्या कहता है कि विदेश नीति का बैकग्राउंड, उसमें दो चीजें पढ़नी है, पंचशील पढ़ना है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन पढ़ना है, और दूसरा हमें पढ़ना है कि भारतीय विदेश नीति के दौर में क्या क्या दौर चले, 47 से 91 का, 91 से 2008 का, 2008 से 2014 का, और वर्तमान नीति। अब जो दूसरा एस्पेक्ट हम लोगों को यहाँ पढ़ना है इस भारतीय विदेश नीति के साथ में, जब मैं बात करूं बैकग्राउंड हो गया, विदेश नीति का दौर हो गया, वर्तमान नीति हो गई, और अब चौथा पॉइंट जो हमें यहां पढ़ना है वो है इंडिया एंड नाइबर कंट्रीज, भारत और भारत के पड़ोसी राष्ट्र। इंडिया एंड नाइबर कंट्रीज, भारत और भारत के पड़ोसी राष्ट्र। तो जब मैं भारत और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की बात करता हूं तो इसमें दो महत्वपूर्ण सेगमेंट है। एक जो सेगमेंट है वो तो है लुक वेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये इंडिया है, और दूसरा है लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आजकल जो कहते हैं वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो पश्चिम के राष्ट्रों से जो संबंध है और जो पूर्व के राष्ट्रों से संबंध है, तो जिसमें एक तो इमीडिएट नाइबर होता है। इमीडिएट नाइबर की जब हम लोग बात करेंगे तो हमारे 8 पड़ोसी राष्ट्र हैं। जब हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इसके अलावा म्यांमार और चाइना। हालांकि जब म्यांमार और चाइना की बात करते हैं तो ये दक्षिण एशिया का भाग नहीं है, ईस्ट एशिया का भाग है।
पूर्वी एशिया का भाग हैं, लेकिन ये हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए इस नीति के तहत आते हैं। और आजकल सिलेबस थोड़ा वास्ट हो गया है, क्योंकि इस तरफ जब समुद्र है तो हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड नाइबर। एक्सटेंडेड नाइबर में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ अफ्रीका, सूडान, सोमालिया, इनकी बात करें, और दूसरी तरफ वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया, जिसको वाना का इलाका भी हम लोग कह देते हैं, तो इन राष्ट्रों को, इराक, ईरान, इन सबको भी हम दूर के पड़ोसी मानते हैं, एक्सटेंडेड नाइबर मानते हैं। तो ये सब सिलेबस का भाग है जो हमें यहाँ पढ़ना है। और इनके अलावा जब दूसरे पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये तो हुआ इंडिया और वर्ल्ड, और जब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ तो इस दूसरे पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है कि संपूर्ण विश्व की राजनीति के घटनाक्रमों को समझना है। और वो जो समझना है वो दो दिशा में समझना है, एक तो इतिहास के दिशा में और एक वर्तमान के दिशा में। एक तो इतिहास जीएस पेपर 1 के हिसाब से और एक जीएस पेपर 2 के हिसाब से। तो समकालीन विश्व राजनीति में हमें पढ़ना होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, जो संपूर्ण विश्व में कोई चर्चित घटना चल रही हो तो उसको पढ़ने की हम लोगों को क्या है, आवश्यकता। क्लियर है? सपोज करो कोरोना वायरस का आरोप चीन पर लग रहा है, तो चीन को लेकर विश्व की क्या रणनीति बनाई गई वो करंट के पर्सपेक्टिव में हो जाएगा। घटना विश्व की है लेकिन प्रभाव भारत पर भी है, इसलिए हम उसको समकालीन विश्व राजनीति का हिस्सा मानकर पढ़ते हैं। दोनों का 50-50% वेटेज है, दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ हम भारत और भारत के साथ विश्व को पढ़ते हैं, खास कर कर उस दिशा में पढ़ते हैं जो हमारे पड़ोसी हैं या जो दूर के पड़ोसी हैं। और जब हम लोग समकालीन विश्व राजनीति की बात करते हैं तो हम इसके दौरान उन राष्ट्रों को पढ़ते हैं जो संपूर्ण विश्व के हैं, लेकिन केवल उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं संगठनों को जिनका प्रभाव भारत पर है, चाहे वो सकारात्मक रूप से हो चाहे नकारात्मक रूप से हो। तो ये मोटा मोटी वो सिलेबस है जो दोनों एग्जाम पर है। और जब हम आईएएस की बात करते हैं तो एक तीसरा छोटा सा टॉपिक है एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन डायोस्पोरा। तो हम इंडियन डायोस्पोरा की जब बात करते हैं तो इंडियन डायोस्पोरा में क्या है कि हम लोग भारतीय, उन भारतीयों का अध्ययन करते हैं जो विश्व में कहीं राजनीतिक प्रभाव लगाकर बैठे हों, कोई आर्थिक प्रभाव लगाकर बैठे हों, हमारे नागरिक हैं पर उनका प्रभुत्व कहीं विश्व में अन्य क्षेत्रों में है। क्लियर है? तो ये वो टोटल टॉपिक का सिलेबस है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, मेंस के हिसाब से जो हम लोगों को डिस्कस करना है। इसके अलावा ये तो सिलेबस की बात हुई। अब सवाल ये है कि हमें पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, और अप्रोच हमेशा होना चाहिए सवालों की प्रकृति के हिसाब से, कि मेंस एग्जाम के अंदर कौन कौन से सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के अनुसार हम लोगों को अप्रोच बनाने की आवश्यकता है। तो जब मैं सवालों की प्रकृति की बात करूं तो एक सवाल तो प्रीलिम्स की तरह यहाँ मेंस में भी जिससे आता है वो आता है संगठन से। एक सवाल हमेशा किससे जुड़ा होगा? संगठन से। और जब मैं संगठन की बात करता हूं तो ये दो तरीके के संगठन हैं, एक नया संगठन होता है और एक पुराना संगठन होता है। पुराने का मतलब यूएनओ का होना, नाटो का होना, डब्ल्यूटीओ का होना, जो बहुत पुराने समय में बने हों और आज भी अस्तित्व में हों, तो वो हमें पढ़ना होता है। और एक हमें नया पढ़ना है। नए का मतलब है किसी ब्रिक्स का बनना, किसी इब्सा का बनना, किसी एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इस तरीके के संगठनों का जो बनना है वो भी फिर महत्वपूर्ण है। इनमें मोटा मोटी जो हमें देखना होता है, एक तो इस्टेब्लिशमेंट, किन संगठनों का गठन किस तरीके से किया गया, उनकी संरचना क्या है, कौन कौन संस्थापक सदस्य हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन संगठनों को बनाने का उद्देश्य क्या था, जब बनाया गया था तो किस उद्देश्य से बनाया गया था। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिलीवेंस, इन संगठनों की प्रासंगिकता क्या है, एससीओ क्या महत्व रखता है, ब्रिक्स क्या महत्व रखता है। तो ये सब महत्वपूर्ण पहलू हैं। और एक चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंडियाज रोल, भारत की भूमिका। इन संगठनों में भारत की क्या भूमिका है, ये अति उपयोगी पहलू है। तो चार चीजें हमें इनकी जानने की आवश्यकता है हर संगठन के टॉपिक से। मुश्किल से 20-22 ऐसे टॉपिक हैं जो टोटल हमें तैयार करने हैं। और उन 20-22 संगठनों की संरचना क्या है, उनके उद्देश्य क्या हैं, उनकी प्रासंगिकता क्या है, उनको किस उद्देश्य से बनाया गया, वो प्रासंगिकता पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसका मूल्यांकन करना है। और इन संगठनों में भारत की भूमिका क्या है, या भारत इनका सदस्य नहीं है तो क्या संभावनाएं भारत के लिए यहां से उत्पन्न हो सकती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल जो है वो संगठन से माना जाता है। और जो दूसरा सवाल यहां से उठता है हमेशा,
उसको हम लोग कहते हैं पॉलिसी, नीति से, विश्व की जो नीति है। और जब हम लोग नीति की बात करते हैं तो यहाँ नीति में हमें दो नीतियाँ पढ़नी हैं, एक तो ग्लोबल पॉलिसी पढ़नी है, एक हमें रीजनल पॉलिसी, क्षेत्रीय नीति पढ़नी है, और एक हम लोग बायलेटरल में आ जाती है, वो इसको हम यहाँ नहीं मानते हैं, पर ये दो नीतियाँ हमें पढ़नी है कि या तो विश्व के स्तर पे कोई नीति बनाई गई हो या क्षेत्र पर। यहाँ क्षेत्र का तात्पर्य है कि दक्षिणी एशिया ने मिलकर आतंकवाद को लेकर कोई रणनीति बनाई तो वो क्षेत्रीय रणनीति हो गई। और मोटा मोटी जो की एरियाज हैं जहाँ पर हमें अधिक तैयार करना होता है, मानवाधिकार की नीति, व्यापक विनाशकारी हथियार की नीति, आतंकवाद की नीति, है ना, ऊर्जा की नीति, पर्यावरण की नीति, इन पर हमें अधिक बल देने की क्या होती है, आवश्यकता। तो इन नीतियों पर हमें अधिक ध्यान देना है, इनका हमें अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। और इन नीतियों में हमें मोटा मोटी क्या क्या चीजों को तैयार करना है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो जिसको मैं कह सकता हूं ड्राफ्ट ऑफ पॉलिसी या की पॉइंट्स। हालांकि हमें इतना एनालिसिस नहीं करना होता है कि उस पूरी नीति को हमने डेप्थ में पढ़ा हो, हमारे को बस इतना देखना है कि उस नीति की जो उद्देश्य है वो क्या है। तो की फीचर्स या की पॉइंट्स क्या, आतंकवाद को लेकर कोई नीति बनाई गई हो तो ऐसे पूरे प्रावधान नहीं याद करने कि पैरा 1 क्या कहता है, पैरा 2 क्या कहता है, पैरा 3 क्या कहता है, बस ये देखना है कि उस आतंकवाद की नीति में नया क्या है और महत्वपूर्ण क्या है। जब हम लोग की पॉइंट्स की बात करते हैं तो की पॉइंट्स के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है वो ये है कि हम लोगों को यह देखना है रिएक्शन ऑफ वर्ल्ड, विश्व की प्रतिक्रिया क्या है इस नीति को लेकर। तो हमें यह समझना है कि विश्व आतंकवाद की नीति को लेकर सबकी क्या राय है। अगली चीज जब हम लोग बात करेंगे तो क्षेत्रीय अथवा पड़ोसियों की प्रतिक्रिया क्या है। जैसे सपोज करो कोरोना को लेकर चीन और WHO के रुख को लेकर पूरा विश्व दुखी है तो वो विश्व का रुख हो गया, उसको लेकर फिर पाकिस्तान और एशिया की क्या रणनीति है, वो क्षेत्रीय और पड़ोसियों की रणनीति हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर इंडियाज रिएक्शन, भारत की प्रतिक्रिया उसको लेकर क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नीति के पॉइंट पर हमें इतनी चीजों को तैयार करना है। तो दूसरे जो मेजर क्वेश्चंस उठते हैं वो नीति से उठते हैं। और अगर हम लोग तीसरी बात करें जहां से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाएंगे, ये केवल वही पॉइंट है, अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो पूरा आपका 250 मार्क्स हम लोग कवर कर सकते हैं। तीसरा है बाइलेटरल रिलेशन, द्विपक्षीय संबंध। द्विपक्षीय संबंधों का मतलब है दो तरीके से, विथ इंडिया भारत के साथ में, विदाउट इंडिया भारत के बिना। विथ इंडिया और विदाउट इंडिया। भारत के साथ का तात्पर्य है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया अमेरिका, तो उन संबंधों का, हालांकि जो करंट में है या किसी कारण से चर्चा में रहे हों उन्हीं को पढ़ना होता है, सबको नहीं। और विदाउट इंडिया का तात्पर्य है पाकिस्तान चाइना का संबंध, चाइना अमेरिका का संबंध, जापान अमेरिका का संबंध, वो सब संबंध जिसका प्रभाव भारत पर पड़ सकता है तो उसका हमें अध्ययन करने की क्या होती है, आवश्यकता। तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऐसे संबंध बने हैं जो हमारे हितकारी हैं या हमारे लिए चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं, हमें उनका कैसे बैलेंस करने की क्या है, आवश्यकता। और एक चौथा क्वेश्चन होता है हमेशा थ्योरी से, सिद्धांत से। IR के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे कलेक्टिव सिक्योरिटी के सिद्धांत पर बना है UNO, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर। नाटो बना है कलेक्टिव डिफेंस, सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर। ठीक है, भारत ने जैसा दिया सबका साथ सबका विकास, तो पहले मोदी का चुनावी नारा था, फिर विश्व के मंच पर दिया गया, तो ये एक थ्योरी है ना। तो इन सब थ्योरियों पर भी हमें काम करना होता है जो इस संदर्भ में हो और खास कर जो चर्चा का केंद्र रहे हों। जैसे ट्रांस पैसिफिक जो पॉलिसी थी TPP, उसके अपोजिट RCEP बनी थी, उन सबको हम थ्योरीज में मानते हैं। तो ये 4 प्रमुख केंद्र हैं जहां से सवाल पूछे जाएंगे, और केवल इन्हीं 4 टॉपिकों को यदि पूरे सिलेबस के अनुसार तैयार कर लिया जाए तो सारा का सारा 250 मार्क्स का कवरेज हम लोग कर सकते हैं। इन 4 के अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होता है, इन्हीं में से किसी से 2 क्वेश्चन होते हैं, किसी से 3 क्वेश्चन होते हैं। तो 250 मार्क्स में ये 4 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो आप अगर इन 4 की तैयारी कर लेते हो तो हमारे लिए आसान हो जाता है इस विषय को समझना। अब सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी पहलू जो इसके उद्देश्य से हम लोग हमेशा जुड़ते हैं वो है रणनीति, कि इस परीक्षा को लेकर हमें कौन सी रणनीति बनानी की, इस विषय को लेकर केवल क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए। तो जब मैं रणनीति की बात करूंगा तो एक तो हमारा अप्रोच पढ़ने का,
क्या होना चाहिए, उसके बाद टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है सोर्सेज, किन किन स्रोत को हमें प्रयोग करना है इस विषय के हिसाब से। अगर मैं अप्रोच की बात करता हूं तो हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि अगर मैं अपने अप्रोच के हिसाब से बताऊं तो आपको 3 चीजें तैयार करनी है। पहला, व्हाट इज आईआर, आपको थोड़ा पहले यह समझना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसको कहते हैं, क्या क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हिस्सा। फिर दूसरी चीज हमें पढ़नी है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व की राजनीति, जिसमें विश्व की सभी घटनाओं को जो आज तक घटित हुई हैं मोटा मोटी उनको पढ़ना है, और जो भी चल रही हैं वर्तमान में उन पर अधिक ध्यान देना है, और विश्व के संगठनों को पढ़ना है। और फिर तीसरा है इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व। तो जब मैं इन 3 चीजों की बात करूं तो मोटा मोटी अगर इसको हम डेप्थ में तैयार करें डेली 2 से 3 घंटे मानकर, तो ये 20 से 25 दिन का तो टोटल टाइम पीरियड आपको लगेगा इन 3 चीजों को तैयार करने में। और अप्रोच क्या होना चाहिए तैयार करने का, कि पहला आपको एक एनसीईआरटी पढ़नी है, एक 12th क्लास की एनसीईआरटी है समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो आपको उसको पढ़ने की आवश्यकता है। उस एनसीईआरटी के अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो तैयार करनी है वो ये है कि इसके अंदर आपके पास कुछ रेफरेंस बुक होनी चाहिए या फिर कोई अच्छे नोट्स होने चाहिए जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और फिर न्यूज़पेपर करंट से रेगुलर बेसिस पर अपडेट होना। हालांकि इसकी जितनी अच्छाई खूबसूरती ये है कि इसको पढ़ने से अन्य विषय अच्छे से तैयार हो जाते हैं, उतना ही नकारात्मक पहलू ये है कि यदि इसको आपने 2 दिन या 3 दिन अखबार नहीं पढ़ा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत कुछ छूट गया है। तो रूटीन बनाए रखना इसमें बहुत जरूरी है। और जब मैं सोर्सेज की बात करता हूं तो मैंने कहा कि संपूर्ण तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स तो है एनसीईआरटी, जो 12th क्लास की आपको पढ़नी ही पढ़नी है। कोशिश करो इसके 2 बार से 3 बार आप इसको पढ़ सको। केवल एक एनसीईआरटी पढ़नी है लेकिन 2 से 3 बार आप इसको पढ़ो। एक स्टैंडर्ड बुक कोई भी, हालांकि आईआर को लेकर थोड़ा सा इश्यू है क्योंकि स्टैटिक ही मिल सकती है, जो फिक्स हैं अभी चेंजेज होते रहते हैं इसके अंदर, पर कोई भी किताब आप खरीदना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग अच्छी किताब आप देख सकते हो। और उन किताबों को आप लोग, जैसे राजेश मिश्रा की मैं बात करूं या और भी कंसर्न बहुत हैं इसके अंदर, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि कोई एक अच्छा राइटर है, पर सबके हिसाब से। हालांकि कुछ लोग एक पुष्पेश पंत की किताब को लेकर ज़्यादा चर्चा करते हैं कि वो कैसी है, वो आईआर के अच्छे विशेषज्ञ हैं पर उनकी किताब इतनी रिलीवेंट नहीं है इस दिशा के अंदर कि एक सामान्य सा बच्चा उसको आसानी से पढ़ पाए और पढ़कर समझ पाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई रिलीवेंट बुक या अच्छी कोचिंग के नोट्स को पढ़ें जिसके माध्यम से आप चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ऐप, राज्यसभा टीवी जिसमें विशेष रूप से 2 कार्यक्रम चलते हैं, तो द बिग पिक्चर, और दूसरी जब मैं बात करूं तो इंडियाज वर्ल्ड। इस तरीके से 2 कार्यक्रम चलते हैं और एक वर्ल्ड फोकस मैगजीन आती है यदि आप उसको ले पाएं तो। और इन सभी चीज़ों का मेरे एंड पे जो समाधान है, अखबार तो हालांकि पढ़ना ही पढ़ना है, एक कार्यक्रम है अमित बुडानिया शो के नाम से, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरे महीने में उन सभी वैश्विक मुद्दों की चर्चाएं की जाएं। ये नियमित चलता है तो उनमें हम हर उस वैश्विक मुद्दे की चर्चा करते हैं जो एग्जाम के रिलीवेंट है, चर्चा में है। और इसमें हम लोग एक महत्वपूर्ण कड़ी अपनाते हैं कि जब कोई टॉपिक चर्चा में नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस का जो पुराना हिस्सा है, जैसे हम लोग बात करें कि जो सिलेबस का हिस्सा है, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोगों को पंचशील पढ़ना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन पढ़ना है, विदेश नीति 47 से 91 की क्या रही, तो इन सब को लेकर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो नियमित आप इस चैनल को देख सकते हैं। इसके लिए आप सब लोगों को AB+ टीवी के ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता है और उस ऐप के माध्यम से निःशुल्क देख सकते हैं। इस तरीके की एक अलग विषय की रणनीति को लेकर हम फिर मिलेंगे और नियमित शाम 4:30 बजे हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर अलग अलग विषयों पर रणनीति तैयार करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। आप सब लोग अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से या इस नीचे दिए गए नंबर के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और हम आपके लिए कोई नई परिवर्तित मांग जो होगी उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए AB+ टीवी।